नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है। इस यात्रा के ऊपर मात्र भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया या कहें खासकर यूएसए और चाइना की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे तो ये 23rd एनुअल समिट है, यानी कि एक समिट है जो हर साल होती है और ये कन्वेंशन है कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री रशिया जाएंगे और अगले साल पुतिन भारत आएंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा पुतिन भारत आएंगे? क्योंकि लगभग 25 साल से पुतिन का ही एक छत्र राज रशिया के अंदर चल रहा है। तो उसी कन्वेंशन के तहत पुतिन कल भारत आने वाले हैं। उनके साथ 7 मंत्री आएंगे, एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आएगा और बहुत सारी डील्स हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, इंटर गवर्नमेंटल हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारा कुछ सिग्नेचर होना है। हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि भैया S-400 खरीदेंगे कि S-500 खरीदेंगे, रिलॉस क्या है, बाकी आर्कटिक में भारत की एंट्री कैसे हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, नया न्यूज चैनल खुलना है, सभी की बातें होंगी। कौन कौन से एग्रीमेंट सिग्नेचर होने वाले हैं सबके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो भी चीज एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं या जो भी कोऑपरेशन भारत और रशिया के बीच में हो रहा है वो एक कॉन्टेक्स्ट के तहत हो रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना इन चीजों के सिग्निफिकेंस को समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिलहाल जो जियोपॉलिटिक्स घट रही है उसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद 2 ही पावर बचती हैं, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन जैसे जैसे 1990s आता है यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और लगभग 17-18 साल तक एक छत्र राज अमेरिका का रहता है पूरी दुनिया के अंदर। कोई दूसरी पावर थी नहीं उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन 2008-2009 के बाद जिस तरीके से पुतिन रशिया को धीरे धीरे खड़ा करते हैं और चाइना अमेरिकन डॉलर के बलबूते जो अपने यहां उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी की, वो उसके तहत अपने आप को जिस तरीके से मजबूत करके निकलता है और अमेरिका को नजर दिखाने लगता है, तो ये 2 पावर सेंटर अमेरिका के लिए एक तरीके से चैलेंजर बन के उभरने लगते हैं। तो अमेरिका को ये लगता है कि चाइना को तो काउंटर करने के लिए भारत को हम प्रॉप अप कर सकते हैं। धीरे धीरे वो भारत के लिए चीजें सहज करने लगता है, न्यूक्लियर डील होती है, बहुत कुछ होता है और भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को एक काउंटरवेट के तौर पर देख रहा था चाइना के लिए। और रशिया के लिए वो तैयार करता है नेटो, यूक्रेन, यूरोप उसको तैयार करता है कि भैया हम इसे रशिया के लिए काउंटरवेट रखेंगे। लेकिन जैसे ही भारत ये कहता है हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो जो उसका काउंटरवेट वाला ऑप्शन था, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी, वो कहीं टिकती नहीं है। तो उसको ये लगता है कि भैया चाइना के खिलाफ तो ये काउंटरवेट अब काम कर नहीं रहा है। वहीं रशिया में क्या होता है, वो यूक्रेन युद्ध छेड़ता है, यूक्रेन को तैयार करता है रशिया को कमजोर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अब यूक्रेन युद्ध अपनी समाप्ति की ओर है, ये दिखाई दे रहा है, कभी 28 पॉइंट का पीस डील आती है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे जो यूक्रेन युद्ध है वो अब अपनी समाप्ति की ओर है। क्योंकि जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो या ऑयल लॉबी है, वो अब यूक्रेन को एक वायबल ऑप्शन नहीं देखता है। उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए अब एक नया जो मुहाना है वो खुल गया है वेनेजुएला के अंदर। क्यों है उसके ऊपर भी बताऊंगा। तो अब यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया हावी होता जा रहा है, डॉनबास को, लोहांस को, उस रीजन को जिस तरीके से उसने कब्जा कर लिया है और वहां पर जिस तरीके से नाटो पिट रहा है, लिटरली पिट रहा है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी ताकतें रशिया को अब तक मतलब तोड़ नहीं पाई, हरा नहीं पाई, तो निश्चित तौर पर एक अकेला देश किस तरीके से खड़ा है ये उसको दर्शा रहा है। अब यहां से जब अमेरिका धीरे धीरे वापस निकलने का प्रयास करता है, तो एक और देश है जो खुश नहीं होता है, वो है चाइना। क्योंकि जो ये चाइना है वो ये मानता है कि जब तक अमेरिका यूक्रेन में रहेगा, रशिया को चाइना की जरूरत पड़ती रहेगी अपना तेल बेचने के लिए, अपने सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए। निश्चित तौर पर भारत भी एक उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन भारत की वो परचेजिंग पावर नहीं है, भारत के पास वो अभी इंडस्ट्रियल माइट नहीं है जो चाइना के पास है। जितना वो तेल खरीद सकता है भारत नहीं खरीद सकता, जितना वो मैन्युफैक्चर करके सामान रशिया में बेच सकता है इतना भारत नहीं बेच सकता। निश्चित तौर पर है, उसी को ठीक करने के लिए भी पुतिन भारत आ रहे हैं। तो इसीलिए जब ये सब चीज चल रही है, आपने देखा इस भारत यात्रा से ठीक पहले रशिया के मॉस्को के अंदर 2 लोग पहुंचते हैं, जेरेड कुशनर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और वांग ही। वो सीधा पहुंचते हैं कि भैया मॉस्को में बैठ के कि ये यूक्रेन वाला सॉल्यूशन किया जाए।
आप ये मान कर चलिए चाइना चाहता ही नहीं है कि यूक्रेन सॉल्व हो ताकि रशिया डिपेंडेंट रहे चाइना के ऊपर, और भारत भी रशिया के साथ जुड़ा रहेगा तो भैया अमेरिका जिस तरीके से भारत को प्रॉप अप करना चाह रहा था चाइना के अगेंस्ट, वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो आरआईसी वाला है वो सब चलता है। देखिए चाइना ये नहीं चाहता कि भारत हमारे साथ आए, लेकिन चाइना ये चाहता है कि भारत अमेरिका के खिलाफ हो जाए, और फिलहाल की स्थिति में कुछ इक्वेशन वैसी ही बन रही है, और ये युद्ध चलता रहे इसके लिए चाइना पूरा प्रयास करेगा कि रशिया डिपेंडेंट रहे। और ये जो इक्वेशन बन रही है, रशिया से तेल खरीद के भारत जो बेच रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, अमेरिका से दूरियां बनी रहेंगी, लेकिन अमेरिका चाहता है इस युद्ध को खत्म करना, क्योंकि उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लग रहा है कि अब चूसने के लिए यूक्रेन में कुछ नहीं बचा है। अब बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्लैक रॉक है और बहुत सारी कंपनी है, वो रिहेबिलिटेशन और कंस्ट्रक्शन के काम में, खेती की जमीनों के कब्जे के नाम पर अब वो कूद जाएंगी। अब उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी है कि वेनेजुएला पे कुछ किया जाए, क्योंकि वेनेजुएला वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल्स है चाइना का। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये तीनों देश एक दूसरे को किस तरीके से काउंटर बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे उसका तेल चाहिए। मदुरो पहले कह चुका है, भैया जितना तेल चाहिए मुझसे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां से चाइना की सप्लाई काटना चाहता है, इसीलिए वो वेनेजुएला में घुसना चाहता है, असली कारण ये है। लेकिन इन सब के बीच वांगी ने अपनी बात रखी होगी, वो अपनी तरीके से करना चाह रहा होगा, कुशनर अपनी तरीके से करना चाह रहा होगा, जो भी नेगोशिएशन चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं। यूरोप भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उसके बाद उन्हें डर है कि भैया फिर तो रशिया एक तरीके से विक्टोरियस होकर निकलेगा, फिर हमारा नंबर है अगला। इसलिए ध्यान रखिए, जब पुतिन भारत आने वाले होते हैं उससे ठीक पहले 3 देश यूके, फ्रांस और जर्मनी ऑपेड छापते हैं भारत के अखबारों में कि किस तरीके से पुतिन जिम्मेदार है, और पुतिन के खिलाफ पूरा का पूरा एक माहौल बनाने का प्रयास होता है। और यहां तक कि इंटेंशनली खबर लीक की जाती है कि भारत और फ्रांस की 90 राफेल के ऊपर डील फाइनल हो चुकी है, बस पेपर वर्क रह गया है, अब अनाउंस होना है। ठीक पुतिन की यात्रा से पहले इसलिए की जाती है क्योंकि भारत का और रशिया का SU-57 के ऊपर बात चल रही है, तो वो भी नहीं चाहते। तो पूरा खेल किस तरीके से उलझा हुआ है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है, भारत ने इन तीनों देशों को एक तरीके से जवाब दिया कि अनयूजुअल है, जिस तरीके से आपने ये काम किया बहुत सही नहीं है, बेहतर नहीं है, नॉट इन ए गुड टेस्ट, अनयूजुअल एक्टिविटी है। भारत ने साफ संदेश दिया इन तीनों देशों को, और इन तीनों देशों के जो एम्बेसडर हैं वो किस तरीके से ANI जैसी एजेंसियां हैं, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं, उनको बुलाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं रिगार्डिंग पुतिन की विजिट। तो वहां पर भी आप इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो समझ आएगा कि चाहता नहीं है, ना रशिया चाहता है, माफ कीजिएगा, ना चाइना चाहता है, ना US चाहता है, ना यूरोप चाहता है कि पुतिन भारत आए, कि भारत के साथ एक बेहतर संबंध हो, पुतिन को एक ऑल्टरनेटिव रेस्पिरेटरी, मतलब एक सांस लेने की जगह ना मिल जाए, क्योंकि भारत को अब पुतिन एक काउंटरवेट के तौर पर देख रहा है इन सब के लिए, और ये लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए जब पुतिन की विजिट भारत होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक आप नहीं समझेंगे तो जो डील्स होने वाली हैं उसको समझना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ठीक है, ऑन पेपर में अच्छा ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, इतना ही है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ खरीद रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को जरूरत है। भारत को जो मीडिया है ना इस कॉन्टेक्स्ट में पेंट कर देती है, जैसे पाकिस्तान होता ना, अरे अब सऊदी वाला आ रहा है, ये हमारे लिए लाएगा, ट्रंप आ रहा है तो ये लाएगा, भारत को भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट करे। नहीं, भारत भी ऐसा बहुत कुछ है जो रशिया को दे रहा है। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल कॉपरेशन है, समानता के आधार पर खड़े होकर। पहला बहुत महत्वपूर्ण है, रशियन जो पार्लियामेंट है, डूमा कहते हैं, उसके अंदर रेलॉस नाम का एक पूरा का पूरा एग्रीमेंट होने वाला है, उसको सैंक्शन कर दिया गया है। रेलॉस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, यानी भारत और रशिया के बीच में अब ये एग्रीमेंट होगा, जब पुतिन भारत आएंगे उसका सिग्नेचर होगा उस पे, कि भारत हो या रशिया हो, वो अपने ट्रूप्स हो, वॉरशिप्स हो, अपने एयरक्राफ्ट्स हो, वो भारत की धरती पर उनको लैंड कर सकता है, वहां पर उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। और यही भारत कर सकता है रशिया में जाकर, कि मान लीजिए भारत का कोई वॉरशिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, सोल्जर्स है, वो उनके बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भारत के बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत के लिए एक तरीके से आर्कटिक का रास्ता खुल गया है। अब वहां पर भी देखिए, आर्कटिक
वो जगह है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ आपको भविष्य में दिखाई देंगे। जैसे जैसे वहां बर्फ पिघल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो भी रीजंस हैं, अब वहां पर होड़ मची है। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, हर कोई उस जगह में घुसना चाहता है। चाइना ने तो बाकायदा पोलर सिल्क रूट जो है, सिल्क रोड है, उसकी जो परिकल्पना है वो लॉन्च कर दी है। तो रशिया चाहता है कि वहां पर भारत को एंट्री दी जाए, इन दोनों के बराबर में काउंटर वेट रखकर, क्योंकि भारत उसको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। रशिया के पास मतलब एक तरीके से म्यूचुअल है, जो रशिया के पास नहीं है वो भारत देगा, जो भारत के पास नहीं है रशिया देगा। तो भारत की भी एंट्री वहां होगी और रशिया के साथ भी एक साथी वहां पर होगा। वैसे ही इंडो पैसिफिक में रशिया की जो एंट्री नहीं हो पाती, P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स है उसमें से सिर्फ रशिया है जिसका इंडो पैसिफिक में अभी तक प्रेजेंस नहीं है। वो प्रेजेंस भारत के द्वारा वहां पर इंश्योर होगा। लेकिन जो ये लोग जाएंगे, जैसे 5 वॉरशिप, 10 एयरक्राफ्ट और 3000 सैनिकों की बात चल रही है, ये कोई एक वॉरफेयर वाली फॉर्म में नहीं होंगे, एक तरीके से एग्रेशन नहीं होगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, डिजास्टर है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, प्रैक्टिस चल रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही है, उसके लिए सपोर्ट है। कभी रशिया भी नहीं चाहेगा कि भारत के जो जवान है वो एग्रेसिव फॉर्म में, मतलब एक युद्धक स्थिति में वहां पहुंचे, या भारत भी नहीं चाहेगा कि रशियन जो साजो सामान है वो उस स्थिति में भारत में पहुंचे। एक तरीके से दोनों एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं। और ऐसा ही डील भारत की ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, लिमोआ कहते हैं उसे, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करके, कुछ वैसा ही है। वैसा ही हमने रशिया के साथ किया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत का एक्सेस अब आर्कटिक में होगा। सुएज कैनाल के साथ साथ भारत INSTC डेवलप कर रहा है रशिया के साथ। उसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्तोक का जो रास्ता है उसे डेवलप कर रहा है, ताकि अपने ऑल्टरनेटिव रास्ते खोल सके अपने ट्रेड रूट्स के लिए। उसके बाद जो भारत है, जो रशिया है, इमिग्रेशन के मुद्दे पर एक बड़ी डील हो सकती है। अब मैंने कहा था ना, भारत भी बहुत कुछ दे रहा है रशिया को। देखिए, रशिया के पास खनिज संसाधन बहुत हो सकते हैं। एक तरीके से मजबूत स्थिति में आप कह सकते हैं कि रशिया होगा। निश्चित तौर पर उसने अमेरिका को यूक्रेन में जो भी जवाब दिया है उससे आप कह सकते हैं। लेकिन क्या रशिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है? क्या वहां पर अगर इंडस्ट्री लगेंगी तो उसको चलाने के लिए लोग हैं क्या? अगर वहां पे कोई मार्केट खड़ा होता है या कुछ भी होता है, उसके लिए उसे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और वही इमिग्रेशन भारत से वहां पर हो सकता है, स्किल्ड मैन पावर का। अभी तक जो खबर है, लगभग 10 लाख लोगों की जरूरत रशिया को प्रारंभिक तौर पर पड़ेगी, जो भारत सप्लाई कर सकता है। उसमें स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हर तरह के लोग हैं। मतलब आपको जिस भी इंडस्ट्री में चाहिए, भारत वहां पे प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि यूरोप वहां नहीं जाएगा। चाइना को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए चाइनीज लोग, निश्चित तौर पर रशिया बहुत सहज नहीं है कि चाइनीज लोग आकर वहां पे घुसे, क्योंकि चाइना अमेरिका में क्या कर रहा है, किस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी चुरा के रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, रशिया वो भी नहीं चाहेगा। तो जो इमिग्रेशन का मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ वो भी चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरीके से भारत से लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद भारत के साथ जो ब्रिक्स है उसको मजबूत करना है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का, उसमें अभी जो भारत है उसने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको खोल दिया है कि वो आए, इन्वेस्ट करें, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएं, क्लीन एनर्जी बनाए भारत में। तो उसके लिए भारत ने जो रास्ता साफ किया है, उसमें जो रशियन इन्वेस्टमेंट है और रशियन टेक्नोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर रशिया और भारत के बीच में चर्चा हो सकती है। उसके अलावा डिफेंस एग्रीमेंट के नाम पर जो Su-30 MKI है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। S-400 की और कुछ बैटरियां मांगी जा रही है। S-500 के ऊपर बातचीत चल रही है। Su-57 के ऊपर बातचीत चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें तो हैं ही ऑन। आप ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, बहुत फैंसी लगता है। अच्छा, S-400 ऑप सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था, चलो अच्छा है, भारत खरीद ले, ठीक है। पैसा की कमी नहीं है भारत के पास, वो 4 बैटरी नहीं, वो 10 बैटरी भी खरीद सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत निश्चित तौर पर खरीद सकता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है वो जियोपॉलिटिक्स में जो कॉपरेशन हो रहा है, जो नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं भारतीय कंपनीज के लिए। जिस तरीके से रशिया के अंदर माहौल तैयार है कि आओ इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री सेटअप करो, अपनी वर्कफोर्स भी लाओ, जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन रशिया के लिए वो प्रपोजल दे रहे हैं।
भारत की फार्मा इंडस्ट्री हो, भारत की अपैरल इंडस्ट्री हो, भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर प्लांट्स वहां पे लग रहे हैं, वहां के जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं उसमें भारतीय कंपनियां हैं जो वो इन्वेस्ट करेंगी। तो किस तरीके से, और वीजा फ्री किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है उसका प्रयास है। तो कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे को किस तरीके से अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक बड़े स्तर पर, क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है भारत और रशिया का कि $100 बिलियन के आसपास 2030 तक इस ट्रेड को ले जाया जाए। लेकिन जो ट्रेड इंबैलेंस है वो कैसे ठीक हो। भारत तो $65 बिलियन का ऑयल एंड गैस, तेल सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन $5 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो वो तब होगा जब भारतीय इंडस्ट्रीज वहां जाकर इन्वेस्ट करेंगी। तो उसी के लिए ये प्रयासरत है। और देखिए इन सब के बीच एक और खबर है, मैं कहूं दो इंपॉर्टेंट और खबर हैं जो पुतिन के ठीक आने से पहले जो जानकारी सामने आई है। और जो ट्रंप और परेशान है ना चाइना, उनके लिए और परेशानी खड़ी करती है, खासकर ट्रंप के लिए, क्योंकि उसे डर है कि अगर पुतिन भारत आएगा तो ब्रिक्स मजबूत होगा, कॉपरेशन बढ़ेगा, तेल खरीद रहा है, बहुत कुछ है। पहली बात तो भारत का जो रशिया के साथ जो तेल का जो खरीदारी है, निश्चित तौर पर ऑन पेपर वो कम हुई है, लेकिन आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, वो अभी भी शेडो टैंकर्स के नाम पर तेल खरीद रहा है। बल्कि जो नॉन सैंक्शनड एंटिटीज हैं, रॉफनेट और ल्यूकॉयल करके शायद दो कंपनी हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था। भारत ने कहा ठीक है हम दोनों से नहीं खरीदते। जो नॉन सैंक्शनड एंटिटी हैं उनसे भारत शेडो फ्लीट्स में आज भी तेल खरीद रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से $5 सस्ता तेल भारत को मिल रहा है। अंबानी ने खरीदना बंद कर दिया होगा, लेकिन आईओसीएल खरीद रहा है, बीपीसीएल खरीद रहा है। तो तेल खरीद में ऑन पेपर, या हो सकता है थोड़ा बहुत वैसे भी कमी आई होगी, 1/3 की, कुछ जो भी है निश्चित तौर पर, लेकिन भारत आज भी रशिया के साथ तेल खरीद रहा है। ये जवाब है उस वेस्टर्न हेजेमोनी को कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा, भारत जैसे चाहेगा, जिसके साथ चाहेगा व्यापार करेगा। ठीक है आपने सैंक्शन लगाए, हम आपके साथ भी संबंध खराब नहीं करना चाहते, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई जो गुज्जू हैं, जो गुजराती हैं, वो तो धंधा करना जानते हैं ना, कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने वही करने का प्रयास किया। साथ ही एक और खबर आई है कि ठीक अफगानिस्तान के ऊपर तजिकिस्तान में जल्दी ही रशियन ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि तजिकिस्तान रशिया के साथ बातचीत कर रहा है कि भैया ऐसा है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर लेते हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि वहां से ना अननोन ड्रोन आ जाते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हम रोक नहीं पाते हैं। तो अब क्या करें। तो रशिया के साथ ये बातचीत चल रही है कि रशियन ट्रूप्स अफगान बॉर्डर तक आ सकते हैं। अफगान बॉर्डर तक रशियन ट्रूप्स का आने का मतलब, जो बागराम में अमेरिका की सोच है कि बागराम में आके हम बैठ जाएंगे, तो रशिया भी उस बॉर्डर तक आ रहा है। और जो पाकिस्तान वहां से कुछ मिस एडवेंचर भारत के साथ करना चाहता है, और जिस तरह के एग्रीमेंट्स भारत और रशिया के बीच में हो रहे हैं, तो वहां पर भी भारत भी एक काउंटरवेट खड़ा कर रहा है उसी बॉर्डर के ऊपर। तो इन सब चीजों को देखेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें तो तब पता लगेंगी जब एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ होगी, उसमें से निकल के आएगा। लेकिन जो चीजें अभी तक निकल के आ रही हैं, रलॉस है, S-400 500 वाली बातचीत चल रही है, प्लेन्स में क्या नेगोशिएशंस होंगी, वो शायद पता लगे, इमिग्रेशन वाला मुद्दा है, यहां तक कि जो रशियन टेलीविजन है RT, वो भी भारत में लॉन्च हो सकता है। तो ये जो सब चीजें चल रही हैं, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से व्यापार को और बढ़ाना चाह रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इस यात्रा का जो महत्वपूर्ण है, जो महत्व है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसको समझे बिना आप नहीं समझ सकते कि कोई भी डील क्यों हो रही है। हर चीज कॉन्टेक्स्ट में होती है, जिस चीज की जरूरत होती है दोनों देशों को म्यूचुअली, वो तभी वो एग्रीमेंट करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो मैं ये समझता हूं इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये रलॉस है, इमिग्रेशन वाला मुद्दा है, और सही से अगर इंटीग्रेट हो जाती है इंडस्ट्रीज, तो वहां से जो रॉ मटेरियल आ सकता है, आयरन के तौर पर है, फ्यूल के तौर पर है, फर्टिलाइजर के तौर पर है, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये खैर यात्रा होगी 2 दिन की, उसके बाद क्या निकलेगा। लेकिन इस यात्रा के दौरान ट्रंप कभी नहीं चाहेगा, या वेस्ट कभी नहीं चाहेगा, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये यात्रा सफल हो। इसलिए कह रहा हूं, भारत का पूर्वी बॉर्डर हो, पश्चिमी बॉर्डर हो, दोनों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ करने का प्रयास होगा। कोशिश करूंगा उसके लिए भी एक एपिसोड लाऊं कि दोनों जगह क्या चल रहा है, जो ये मजबूर करता है दोनों जगह को कि वो भारत के साथ कुछ मिस एडवेंचर करें।
प्रयास करूंगा वो एपिसोड भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।